गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन सॉलिड स्टेट के अंदर अर्धचालक के प्रकार शुद्ध और अशुद्ध, नेज या अपद्रव्य, अंतर या बाह्य अर्धचालक के प्रकार पढ़ते और आगे एन और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते उसको समझना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो डिफेक्ट रहे थे नॉन स्टोइकियोमेट्री वाले वो डिफेक्ट पूरे किए थे और बैंड थ्योरी को अपन ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर अर्धचालक जो है वो अल्प चालकता दर्शाता है, क्योंकि अर्धचालक के अंदर संयोजक बैंड और रिक्त बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल है वो कम होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन है वो संयोजक से रिक्त बैंड में चले जाते हैं, इसलिए अल्प चालकता दर्शाता है। और परम शून्य ताप पर क्या होता है कि जो रिक्त या चालक बैंड है वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से खाली हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है और ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाएगी। अब अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध नेज या अंतर अर्धचालक जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, दूसरा है अशुद्ध अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। शुद्ध या नेज अर्धचालक का मतलब जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल जालक है, इसको ताप देकर या गर्म करके उसके अंदर बॉन्ड को तोड़ा जाता है और इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जाता है और इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में मूव करता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो पीछे छिद्र बनते जाते होल, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन और छिद्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन और छिद्र है वो संख्या में समान होते हैं। तो यहाँ पर इसमें इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता। बाहर से तुमने कोई पदार्थ मिला दिया तो वह अशुद्ध या अपद्रव्य हो जाएगा। इसमें बिना बाहर से कोई पदार्थ मिलाए उस क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाना है, जो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। ये कि सिलिकॉन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अन्य सिलिकॉन के साथ में 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ये प्रत्येक सिलिकॉन अन्य सिलिकॉन के साथ में 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इसकी अल्प चालकता होती है। अब इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टल को गर्म करते हैं या ताप बढ़ाते हैं, जिससे इसके बीच में उपस्थित जो बंध है वो बंध टूट जाता है और बंध टूटने के बाद इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र बन जाते हैं। उसके कारण इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाएगी। तो यह एक प्रकार का शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाता है, जिसके अंदर ये बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आगे से आगे गति करते जाते हैं और पीछे छिद्र छोड़ते जाते हैं और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन और छिद्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और व्यवहारिक रूप से यह शुद्ध या नेज अर्धचालक इतना उपयोगी होता नहीं है। तो ये शुद्ध या नेज अर्धचालक है जिसमें ताप को बढ़ाकर या उस क्रिस्टल को गर्म कर उसमें इलेक्ट्रॉन व छिद्र के द्वारा उसकी चालकता को बढ़ाया जाता है। इसमें बाहर से कोई किसी प्रकार का पदार्थ नहीं मिलाते, क्योंकि बाहर से कोई पदार्थ मिला दिया तो वो अशुद्ध या अपद्रव्य हो जाएगा। जैसे दूसरा है अशुद्ध या अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्ध या अपद्रव्य अर्धचालक का मतलब कि ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कोई अपन अशुद्धि मिलाते और अशुद्धि मिलाते हैं। उसके बाद में ये जो अशुद्धि मिलाने के बाद इलेक्ट्रॉन और छिद्र उत्पन्न होते हैं जो इस क्रिस्टल की चालकता को बढ़ा देते हैं। तो अशुद्धि या अपद्रव्य या डोपिंग सेमीकंडक्टर भी इसको कहा जाता है। तो मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। पहला है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि जिससे एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि जिससे
पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब इसको समझना कि इस क्रिस्टल में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कोई अशुद्धि मिला रहे हो। एक प्रकार का डोपिंग सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें दो प्रकार की इम्प्योरिटीज को अपन डोपिंग करवाते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। अब अपन को पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व है। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व है, जिनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वर्ग 13 के अंदर बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जिसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वर्ग 15 जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सिलिकॉन जिसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हीरे के समान प्रत्येक सिलिकॉन 4 सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। यदि इसमें वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें से किसी तत्व की अशुद्धि को मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी AS, तो अपन को पता है कि आर्सेनिक के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन के साथ बंध बना देगा, दूसरा इसके साथ बंध बनाएगा, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, और 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो इस क्रिस्टल में आगे से आगे गति करता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के होते हैं। इसलिए इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एन का मतलब है नेगेटिव। तो ध्यान रखना, जब भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में वर्ग 15 के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जिसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, तो ये अन्य सिलिकॉन के साथ 4 बंध बना देता है और 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस क्रिस्टल में गति करता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रकृति के होने के कारण इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। और इसमें क्या होगा, ये जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल जालक है, यहाँ पर ये प्रत्येक सिलिकॉन अन्य सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना रहा है। जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं। अब ये एक प्रकार का आदर्श क्रिस्टल है जो अल्प चालकता दर्शा रहा है। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल, अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि का मिश्रण करते हैं। देखो यहाँ पर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 5 है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, 4 है, इसमें 3 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि है। तो जब भी वर्ग 13 के तत्व बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जिसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, की अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम का अपमिश्रण कर दिया, जैसे ये एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बना लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। अब एल्यूमिनियम के अंदर चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ही, और यहाँ पर जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन निकला था, तो यहाँ पर एक छिद्र बन जाएगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव होल, धनात्मक छिद्र। और ये पॉजिटिव होल बना है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, पी प्रकार का अर्धचालक। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में आ जाएगा, यहाँ छिद्र बन जाएगा, फिर निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन वापिस छिद्र में आएगा, तो आगे से आगे इलेक्ट्रॉन छिद्र में आते जाते हैं और नए छिद्र बनते जाते हैं।
और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र की गति के कारण इस क्रिस्टल जालक की चालकता बढ़ जाती है। तो यह इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि के अपमिश्रण से एन प्रकार का अर्धचालक बना है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के अपमिश्रण से पी प्रकार का अर्धचालक बना है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते इसलिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव होल इसलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन हर बार बनता है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा क्या है। तो याद रखना, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि की डोपिंग करवाते हैं जिसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है जिससे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। और यदि इसमें वर्ग 13 के तत्व जिसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनकी अशुद्धि का अपमिश्रण करते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। उसके बाद में एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अनुप्रयोग भी पूछे, तो एक तो एन और पी प्रकार के अर्धचालक को मिलाते तो एनपी जंक्शन बनता है और एनपी जंक्शन क्या करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। इसी प्रकार दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि एन प्रकार के अर्धचालक को 2 पी प्रकार के अर्धचालक की परत के बीच में सैंडविच करते दबाते हैं तो पी एन पी, या पी प्रकार को 2 एन प्रकार के बीच में सैंडविच करते हैं तो एन पी एन या पी एन पी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं जो रेडियो या दृश्य सिग्नल को संवर्धन और आगे से आगे पहुंचाने में काम आता है। इसी प्रकार सोलर सेल के अंदर ये सोलर सेल की बैटरियां वगैरह लगी रहती है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें भी इसका उपयोग फोटो डायोड के रूप में होता है। तो ये इसके कुछ अनुप्रयोग भी है जो ध्यान रखना। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है ठोसों का चुंबकीय गुण। ठोसों का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों का चुंबकीय गुण ये लास्ट टॉपिक है इस सॉलिड स्टेट का, इसको समझना। ठोसों का चुंबकीय गुण, ठोसों का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों का चुंबकीय गुण। अब ठोस पदार्थ है वो चुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, जैसे धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत चालकता दर्शाते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इसमें सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गति होती है, एक तो होती है कक्षीय गति, कक्षीय गति, और दूसरी होती है चक्रण गति, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से चक्कर लगाता है, तो ये कक्षीय गति होती है, ऑर्बिटल मोशन, जिसके कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है स्वयं के अक्ष पर चक्रण लगाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको चक्रण गति कहते हैं, जिसके कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गति होती है, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉन की स्वयं की अक्ष पर चक्रण गति, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अपन को पता है कि चुंबकीय आघूर्ण इसमें जो उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई पूछे तो बोर मैग्नेटॉन होती है BM, जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है। ये मान भी याद रखना, 1 म्यू BM बराबर होता है 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बोर मैग्नेटॉन का जो मान है वो 9.27 गुणा 10 की घात -24
एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद में चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ को 5 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पांचों प्रकार को समझना, उदाहरण सहित याद रखना, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ठोस पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पांचों को मैं एक साथ समझाता हूं जिससे तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा और पांचों को एक साथ याद रखना। इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला है अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ। अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ, जिसको अंग्रेजी वर्ड भी याद रखना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ, जिसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक सॉलिड्स। तीसरा जो है वो लो चुंबकीय ठोस पदार्थ है, लो चुंबकीय ठोस पदार्थ, जिसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। चौथा है प्रति लो चुंबकीय ठोस पदार्थ, प्रति लो चुंबकीय ठोस पदार्थ, जिसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और पांचवा जो है, यहां पर साइड में दिखेगा नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं, पांचवा है लघु लो चुंबकीय ठोस पदार्थ, लघु लो चुंबकीय ठोस पदार्थ, जिसको फेरी मैग्नेटिक कहा जाता है, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। इसमें ध्यान रखना, लो चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं और लघु लो को फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, फेरी चुंबकीय और फेरो चुंबकीय ठोस पदार्थ में अंतर बताओ। अब समझना, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रति लो और लघु लो, ये 5 प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर। अनुचुंबकीय का मतलब है वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में दुर्बल आकर्षण दर्शाते हैं। ये जो पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिकर्षण को दर्शाएंगे कि यदि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र N और S के बीच में रखा जाता है तो अनुचुंबकीय में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से होकर गुजरेगी, तो ये एक आकर्षण को बताएगा। और प्रतिचुंबकीय में क्या होगी कि चुंबकीय बल रेखा उस पदार्थ से दूर हटेगी, इस टाइप से N और S, ये कोई पदार्थ है तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ से दूर हटती है, तो ये प्रतिकर्षण को दर्शाता है। और उस पदार्थ में से होकर गुजरती है तो ये आकर्षण को दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में दुर्बल आकर्षण होता है। दुर्बल क्यों है? क्योंकि जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए इससे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट गुण है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होने से चुंबकीय आघूर्ण है वो समाप्त हो जाएगा। तो जिसके अंदर एग्जाम्पल कोई भी याद रखना, इसमें जैसे Fe2 लिख दिया, जैसे फेरस से फेरिक लिख दिया, जैसे क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जैसे VO2 लिख दिया, जैसे इसी प्रकार से इसके अंदर वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन का लिख दिया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे इसी के अंदर जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड का लिख दिया, इसमें प्रतिचुंबकीय के अंदर जैसे Sc3+ है, Ti4+ है, V5+ है, जैसे Cu+ है, Zn2+ है। इसी प्रकार जैसे TiO2 टाइटेनियम से लिख दिया, जैसे V2O5 लिख दिया। अब इसमें एग्जाम्पल अपर को रटने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें याद रखो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अनुचुंबकीय, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। जैसे यहाँ पर Fe का लिखते हैं, Fe का होता है 26, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d4s 18 2 20 6 26 दो बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, ये दो बार निकल गए। 3d6 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने देखो, डी के अंदर 5 कक्षक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बनने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने जरूरी है, ध्यान रखना, तो अनुचुंबकीय है। जैसे 3+ तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d5 हो जाएगा, Fe3+ का हो जाएगा 3d5। 3d5 का मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे VO2 और V2O5 में देखो, इसमें इसका ऑक्सीकरण निकालते हैं, तो x + 2 - 2 = 0, तो x बराबर प्लस का 4, तो वेनेडियम 4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसके अंदर वेनेडियम 4+ का देखते हैं, तो इसमें यहाँ पर स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, तो 3d4s 18 2 20 और 3 23। अब देखो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3d1 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे V5 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 3 2 5 पांचों निकल जाएंगे, तो इसके अंदर ये अक्रिय गैस आर्गन के समान हो जाएगा। जैसे टाइटेनियम का है TiO2, तो 4+ हो जाएगा। जैसे पूछ लिया आपको कि Cu+ और Cu2+, Cu+ और Cu2+ में पूछ लिया, जैसे पूछ लिया Cu+ और Cu2+ में से अनुचुंबकीय कौन सा और प्रतिचुंबकीय कौन सा, तो इसमें देखो 29 कॉपर का अपन को पता है एक्सेप्शन है, आर्गन 3d4s 1 3d10 होता है। Cu+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो Cu+ का हो जाएगा 3d10। Cu2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 3d9। अब देखो 3d10 है, इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा Cu+ वाला, ये जैसे। और Cu2+ 3d9 का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो Cu2+ है वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अनुचुंबकीय, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति को दर्शाता है। लो चुंबकीय में क्या होता है, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं। यहाँ पर भी आकर्षण है, लेकिन यहाँ दुर्बल आकर्षण है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हटाते चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, इसलिए इससे अस्थायी चुंबक बनते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकत्व का गुण बना रहता है, इसलिए इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो ये जो लो चुंबकीय पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल आकर्षण को दर्शाते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, इन तीनों में डोमेन विन्यास का याद रखना कि लो चुंबकीय में धातु आयन के छोटे छोटे खंड बनते हैं, उन धातु आयन के छोटे छोटे खंडों को डोमेन कहते हैं। धातु आयन के छोटे छोटे खंड को डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। सभी जो डोमेन हैं वो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये जो डोमेन है वो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब सभी डोमेन जो है वो धातु आयन के छोटे छोटे खंड है जो सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, जो एक प्रकार का अपन इलेक्ट्रॉन की बात ही समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है धातु आयन के खंड है, ये डोमेन सभी एक ही दिशा में, इसका मतलब इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होगा। और एग्जाम्पल याद रखना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, जिसको याद रखने के लिए फैकोनी गाड़ी याद रख जाना, फैकोनी गाड़ी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम। उसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, इसका उपयोग कैसेट की टेप बनाने में होता है, ध्यान रखना। तो ये लो चुंबकीय पदार्थ है, इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आकर्षण प्रबल होता है। डोमेन का ध्यान रखना,
कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति में डोमेन जो है सभी एक ही दिशा में व्यवस्थित होने के कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत अधिक होता है। डोमेन किसे कहते हैं? तो इसके अंदर धातु आयन के छोटे छोटे खंड है वो समूहित हो जाते हैं, जिनको अपन डोमेन कहते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय, ये जो ठोस पदार्थ हैं इनकी संरचना लोह चुंबकीय के समान ही होती है। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डोमेन का याद रखना कि इसके अंदर डोमेन विन्यास जो है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ म्यू बराबर 0 हो जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। जैसे इसके अंदर निकल ऑक्साइड है, ज्यादातर मैग्नीज के ऑक्साइड है, Mn2O3, Mn2O7 है, जैसे Cr2O3, जैसे FeO, जैसे V2O3 है। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। और